नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी पुस्तक व्यवसायिक अध्ययन भाग 2 का 9वां अध्याय व्यवसाय, वित्त व विपणन का दूसरा भाग देखने जा रहे हैं। बच्चों, इस अध्याय के पहले भाग में हमने व्यवसायिक वित्त के अर्थ को जाना। हमने देखा कि कैसे वित्त किसी भी व्यवसाय के संचालन के लिए सबसे अनिवार्य चीज है। बिना पैसे के ना हम व्यवसाय करने की सोच सकते हैं, ना व्यवसाय शुरू करने के बाद भी आगे कुछ कर सकते हैं। व्यवसायिक वित्त को प्रबंधित करना भी हर व्यवसाय के लिए बहुत अनिवार्य होता है। इसलिए हमने उस भाग में वित्तीय प्रबंध के बारे में जाना। हमने देखा कि एक वित्तीय प्रबंधक को कई प्रकार के निर्णय लेने पड़ते हैं, जिनमें सर्वोपरि आता है निवेश संबंधी निर्णय। यानी एक प्रबंधक को यह निर्णय करना होता है कि उसे अपने व्यवसाय में कहां पर राशि निवेश करनी है। निवेश निर्णय लेने के बाद फिर बारी आती है वित्तीय संबंधी निर्णयों की। वित्तीय संबंधी निर्णयों में एक प्रबंधक को यह निर्णय लेना होता है कि उसे वो वित्त की राशि कहां से प्राप्त होगी। क्या वो समता के द्वारा यानी शेयर जारी करके या ऋण के द्वारा वो राशि प्राप्त करेंगे। वित्तीय निर्णय लेने के बाद जब हमारे पास वित्त आ जाता है तो हम उस वित्त की राशि को अपने द्वारा चुने गए निवेश के स्रोत में निवेशित करते हैं। राशि निवेश करने के बाद जब हम अपने कार्य करते हैं, व्यवसाय को चलाते हैं, तो हमें उससे लाभ की राशि प्राप्त होती है। यहां पर आता है वित्तीय निर्णयों का तीसरा भाग, यानी लाभांश से संबंधित निर्णय। जब हम अपने व्यवसाय में, किसी प्रोजेक्ट में या किसी कार्य में लाभ अर्जित करते हैं, तो यहां पर हमें एक निर्णय लेना होता है कि उस लाभ का कितना हिस्सा हम अपने अंशधारकों को बांटना चाहेंगे और कितना हिस्सा हम उसे रखना चाहेंगे, बचाकर रखना चाहेंगे आगे के लिए। यह निर्णय जिसमें हम लाभ को कहां पर इस्तेमाल करना है यह सोचते हैं व इस बात का निर्णय करते हैं, इसे हम लाभांश से संबंधित निर्णय कहते हैं। अब यह भी एक बहुत अनिवार्य और एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हो जाता है, क्योंकि हम कितना लाभ अपने अंशधारियों को बांटेंगे और कितना रखेंगे, इस पर बहुत सारी बातें निर्भर करती है। तो आइए आज के इस भाग को यहीं से शुरू करते हैं कि कैसे लाभांश का निर्णय लेते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। लाभांश निर्णय लेते वक्त सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि हमारा उपार्जन यानी लाभ कितना है। यदि हमारी फर्म या हमारी कंपनी अच्छी मात्रा में लाभ कमा रही है तो फिर हमें लाभांश देते वक्त यानी अंशधारियों को लाभ का हिस्सा देते वक्त कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे पास लाभ की राशि पर्याप्त होगी तो हम आसानी से काफी हिस्सा बचा भी पाएंगे और फिर अपने अंशधारियों को भी दे पाएंगे। दूसरा कारक है उपार्जन का स्थायित्व यानी लाभ का स्थायित्व। यदि हमारी कंपनी स्थायी रूप से निरंतर लाभ अर्जित करती है तो फिर हमें अपने शेयर होल्डर यानी अंशधारियों को लाभ देने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास यह चिंता करने का कोई कारण नहीं होगा कि यदि हमने इस वर्ष के लाभ में से लाभांश दे दिया और कहीं अगले वर्ष हमें लाभ नहीं हुआ तो हम व्यवसाय कैसे चलाएंगे। यहाँ तो हमारे पास लाभ स्थायित्व है, यानी हमें इस बात की निश्चितता है कि हम साल दर साल लाभ कमाते हैं। ऐसे में हमें किसी भी साल, किसी भी वर्ष लाभांश देकर फिर कुछ राशि रखने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। तीसरा कारक है लाभांश का स्थायित्व। अब ऐसा कई बार देखा गया है कि कई कंपनियों की नीति होती है साल दर साल निरंतर अपने अंशधारियों को लाभांश देने की। वो अपने अंशधारियों को हर साल लाभ का कुछ हिस्सा देकर खुश रखना चाहते हैं, उन्हें कंपनी के साथ बनाए रखना चाहते हैं। यदि एक कंपनी की नीति है कि उन्हें लाभांश का स्थायित्व बनाए रखना है तो फिर उन्हें हर साल लाभ देना होगा। फिर उन्हें ज्यादा सोचना नहीं है, अगर लाभ हुआ है तो उसका कुछ हिस्सा, भले ही वो थोड़ा हिस्सा हो, वो लाभ के रूप में दें और बाकी वो बचा सकते हैं। इसके अतिरिक्त समृद्धि संयोग भी एक महत्वपूर्ण कारक है। यदि कोई कंपनी विकास करना चाहती है, उन्हें भविष्य में अपने विकास, अपने समृद्धि के लिए अवसर नजर आते हैं, तो उन्हें पता है कि जैसे ही वो अवसर उनके पास आएंगे उन्हें उन अवसरों को लपकना होगा, उसके लिए उन्हें पैसा लगाना होगा। तो ऐसे में यदि हमारी कंपनी आने वाले समय में विकास को देख रही है तो आज हमें उस आने वाले समय के लिए पैसे बचाना शुरू करना पड़ेगा। इसलिए ऐसे में हम लाभांश कम देकर बचत ज्यादा करना चाहेंगे। लेकिन यदि लाभ के और विकास के ऐसे अवसर भविष्य में इतने नहीं हैं तो हम आज अपने लाभ की राशि को बांट सकते हैं
बचाकर रखने का कोई ऐसा मकसद हमारे सामने नहीं है। इसके अतिरिक्त रोकड़ प्रवाह स्थिति, यानी कंपनी के पास रोकड़ यानी कैश का प्रवाह कैसा है। यदि हमारे पास कैश की मात्रा अच्छी है, नगद की मात्रा अच्छी है, तो फिर हमें लाभांश देने में भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि लाभांश देने के लिए हमें नगद या रोकड़ चाहिए होगा। लेकिन इसके विपरीत यदि कंपनी के पास रोकड़ की कमी है, कैश की कमी है, तो ऐसे में हमें लाभांश देने में भी परेशानी हो सकती है। इसके अतिरिक्त शेयर बाजार की प्रतिक्रिया भी एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि कई बार यह देखा गया है कि जब कंपनियां अपने अंशधारियों को अच्छा लाभांश देती हैं, तो इससे बाजार में कंपनी के शेयर यानी अंशों के मूल्य में वृद्धि होती है। शेयर के मूल्य में वृद्धि होने से अंशधारियों की संपदा में वृद्धि होती है, और यही तो वित्तीय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य हमने पढ़ा था, है ना। तो यदि हम यह देखते हैं कि शेयर बाजार में लाभांश देने से हमारे शेयर होल्डर्स यानी अंशधारियों की संपदा में वृद्धि हो रही है, तो हम लाभांश देंगे। इसके विपरीत यह भी देखा गया है कि यदि कंपनियां लाभांश नहीं दे रही हैं, और ऐसा कई सालों से हो रहा है, तो ऐसे में उस कंपनी के शेयर यानी अंशों की बाजार कीमत में भारी गिरावट हो सकती है, जो कि कंपनी के मालिकों यानी अंशधारियों के लिए बुरा साबित होगा। तो बाजार की प्रतिक्रिया देखना भी जरूरी है कि कहीं लाभांश ना देने से बाजार पे बहुत नकारात्मक असर तो नहीं पड़ेगा। इसके अतिरिक्त पूंजी बाजार तक पहुंच भी एक महत्वपूर्ण कारक है। मान लीजिए कल को हमें किसी प्रोजेक्ट या किसी परियोजना में निवेश करने के लिए पैसा चाहिए। हमने सोचा कि चलिए यह पैसा हम शेयर बाजार से, पूंजी बाजार से उठा लेते हैं। लेकिन यदि पूंजी बाजार में पूंजी जारी करना मुश्किल है, तो ऐसे में हमें जरूरत के समय पैसा प्राप्त करने में दिक्कत होगी। यदि हमारे यहाँ पूंजी बाजार की स्थिति ऐसी है, तो हम चाहेंगे कि हम पूंजी बाजार पर पूरी तरह निर्भर होने के बजाय कुछ धनराशि स्वयं बचत करें। इसलिए ऐसे में हम जब भी लाभ होगा, लाभांश कम देंगे और बचत ज्यादा करेंगे। इसके विपरीत यदि पूंजी बाजार में पहुंच बहुत आसान है, हम जब चाहे सरलता से पूंजी जारी करके धनराशि प्राप्त कर सकते हैं, तो ऐसे में हमें भविष्य की चिंता कम होगी। फिर हम आज लाभांश बांट देंगे और बचत कम करेंगे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कारक कानूनी बाध्यता का भी है। कंपनी अधिनियम 2013 में विशेष रूप से प्रावधान किए गए हैं कि एक कंपनी अधिकतम और न्यूनतम कितना लाभांश दे सकती है। हमें लाभ को वितरित करते वक्त इन अधिनियमों का और इसके अंदर दिए गए प्रावधानों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, हमने देखा इतने सारे कारक हैं जिनका यदि हम ध्यान रखें तो हमें यह निर्णय लेने में सरलता होगी कि हमें लाभ में से कितनी राशि लाभांश के रूप में अंशधारियों को देनी चाहिए, वो कितनी राशि हमें बचत करके रखनी चाहिए अपने भविष्य के लिए। तो इस प्रकार ये सभी निर्णय एक कड़ी के रूप में या एक चक्र के रूप में भी कहें तो साथ मिलकर एक प्रबंधक को अपने वित्तीय प्रबंधन में सहायता करते हैं, चाहे वो निवेश निर्णय हो या वो वित्तीय से संबंधित निर्णय हो या लाभांश से संबंधित निर्णय। तीनों निर्णय लेकर एक वित्तीय प्रबंधक अपने फर्म या कंपनी के वित्त को सुगमता पूर्वक प्रबंधित करता है, ताकि वित्त यानी पैसा जो किसी भी व्यवसाय का आधार है, उसमें किसी प्रकार की परेशानी ना आए। अब वित्तीय प्रबंधन का ही एक हिस्सा या ये कह लें कि इससे जुड़ा हुआ एक विषय वित्तीय नियोजन का भी है। बच्चों, नियोजन हम सब पहले पढ़ चुके हैं। नियोजन अर्थात प्लानिंग का अर्थ होता है कि हम भविष्य के बारे में सोचें कि आगे हमें क्या करना है, उससे जुड़े हुए कुछ निर्णय लें, कुछ विकल्पों को जांचें और परखें और फिर कुछ निर्णय लें। जैसे हमने एक संपूर्ण नियोजन को पढ़ा है, वैसे ही वित्त का भी नियोजन किया जाता है। वित्त नियोजन का तात्पर्य एक संगठन के भविष्य प्रचालन से संबंधित एक वित्तीय ब्लूप्रिंट यानी खाका तैयार करना होता है। हम भविष्य के बारे में सोचते हुए अपनी कंपनी के वित्त संबंधी सभी फैसलों का एक खाका तैयार करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य उचित समय पर पर्याप्त मात्रा में निधि उपलब्ध कराने का होता है। फिर से सुने, वित्त नियोजन का मुख्य उद्देश्य उपयुक्त समय में पर्याप्त मात्रा में निधि उपलब्ध कराना है, यानी जब हमें जरूरत हो उस वक्त निधि की पर्याप्त मात्रा यदि हमारे पास उपलब्ध होगी तो हमें अपने काम करने में परेशानी नहीं होगी। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें पहले से सोचकर रखना होगा कि कब किस समय हमें कितनी राशि की आवश्यकता पड़ सकती है, और जब हम पहले से सोचकर उसकी तैयारी करते हैं तो उसे ही तो नियोजन कहते हैं ना। तो वित्तीय नियोजन भी यही हुआ कि हमें भविष्य में कब किस समय
कितनी राशि की आवश्यकता होगी, हम उसकी पहले से तैयारी करके यह सुनिश्चित करें कि ज़रूरत पड़ने पर हमें इसमें कोई दिक्कत ना हो। यहाँ यह समझ लेना भी ज़रूरी है कि वित्तीय नियोजन ना तो वित्तीय प्रबंधन के समतुल्य है, ना ही उसका स्थानापन्न। यानी वित्तीय नियोजन एक अलग विषय वस्तु है। यह वित्तीय प्रबंधन का भाग हो सकता है, लेकिन यह उसका स्थानापन्न नहीं हो सकता। वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य हमने देखा था कि अंशधारियों या स्वामियों की संपदा में वृद्धि करना होता है। यह वित्तीय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य होता है, जबकि वित्तीय नियोजन का उद्देश्य निधि की आवश्यकताओं पर फोकस करते हुए व्यवसाय के सुगम संचालन हेतु वित्तीय निर्णयों के माध्यम से निधि की उपलब्धता पर होता है। यानी वित्तीय नियोजन का उद्देश्य निधि उपलब्ध कराने पर होता है कि सही समय पर सही मात्रा में हमारे पास निधि उपलब्ध हो। इसका प्रयत्न उन मदों की भविष्यवाणी करना होता है जिनमें परिवर्तन होने की संभावना हो। भविष्य में कहां किस प्रकार के बदलाव होंगे, हमारे व्यवसाय में कब क्या जरूरत आएगी, इसकी भविष्यवाणी करना नियोजन का मुख्य फोकस केंद्र होता है। इससे प्रबंधक को निधि की मात्रा व उसकी आवश्यकता का समय ज्ञात करने में सहायता होती है। यह अधिक्य या संभावित कमी के विषय में बतलाता है। यानी यदि हम पहले से नियोजन करके चलेंगे तो समय आने पर ना तो हमें निधि यानी धनराशि की कमी होगी, ना हमारे पास धनराशि अधिक की होगी। दोनों ही चीजें सही नहीं है। ना तो राशि अधिक पड़ी होनी चाहिए जो व्यर्थ हो, ना ही उसकी कमी होनी चाहिए। इसके लिए नियोजन करना वित्त नियोजन कहलाता है। अतः उपयुक्त निधि आवश्यकता की तुलना तथा उसकी सुलभता वित्त नियोजन द्वारा ही की जाती है। आधारभूत रूप से वित्तीय नियोजन 3 से 5 वर्ष का होता है। यानी मूल रूप से जब नियोजन किया जाता है तो उसको 3 से 5 वर्षों तक के भविष्य को देखकर किया जाता है। बहुत लंबे समय के लिए नियोजन करेंगे तो वो एक तो मुश्किल होंगे, वह इतने उपयोगी भी नहीं होंगे। कई बार नियोजन कम समय के लिए भी किया जा सकता है। यदि नियोजन 1 वर्ष या उससे कम समय के लिए है तो उसे बजट कहते हैं। बजट में हम 1 वर्ष के अंदर हमारे पास कहां से कितनी राशि आएगी, वो कहां कितनी राशि हम खर्च करेंगे, यह सोचा जाता है और समय पर राशि को उपलब्ध कराने की कोशिश की जाती है। लेकिन मूल रूप से एक अच्छा नियोजन 3 से 5 वर्ष की समय अवधि को लेकर चलता है। वित्तीय नियोजन का शुभारंभ बिक्री की भविष्यवाणी के साथ हो जाता है। यानी एक व्यवसाय को बिक्री का पूर्वानुमान लगाना होता है, तभी तो हम फैसले ले पाएंगे। कल्पना कीजिए कि एक कंपनी 5 वर्षों के लिए वित्तीय योजना बनाना चाहती है। इसका आरंभ अनुमानित बिक्री से होगा, जो आगामी 5 वर्षों में होने की हम आशा करते हैं। यदि हम अपने आगामी 5 वर्षों में होने वाली बिक्री की आशा या भविष्यवाणी को बता सकें, तो इस पर आधारित वित्तीय विवरणों का निर्माण इस बात को ध्यान में रखकर किया जाएगा कि निवेश के लिए निधि स्थायी पूंजी या चालू पूंजी कितनी चाहिए। यानी यदि हम देखें कि आने वाले 5 वर्षों में हमें इतनी बिक्री होने वाली है, इस बिक्री के लिए हमें इतना कच्चा माल, इतनी चालू पूंजी व उसके लिए इतनी मशीनें यानी स्थायी पूंजी आदि चाहिए, तो यह हमें सहायता करेगा अपने निधि को जुटाने में। तो हमने पहले बिक्री की भविष्यवाणी की, उसके आधार पर हमने स्थायी और चालू पूंजी का अनुमान लगाया और फिर उसको जुटाने का प्रयत्न किया। तो यह वित्तीय नियोजन का एक मुख्य तरीका होता है काम करने का। अब इतना भविष्यवाणी करना व ये सब सोचना क्यों जरूरी है? क्या कोई फायदा है यदि हम भविष्य के बारे में सोचकर चले? भविष्य तो अनिश्चित है। भले ही भविष्य अनिश्चित हो, लेकिन फिर भी अनिश्चितताओं से बचने के लिए भी यह जरूरी है कि हम कुछ कल्पनाओं के साथ, कुछ मान्यताओं के साथ आगे बढ़ते हुए भविष्य की तैयारी करते हुए चलें। इसलिए किसी भी व्यवसाय के लिए वित्तीय नियोजन महत्वपूर्ण हो जाता है। वित्तीय नियोजन का पहला महत्व यह है कि यह कोशिश करता है कि पहले से बतला दिया जाए कि भविष्य में विभिन्न व्यावसायिक परिस्थितियों में क्या घटित हो सकता है। हम पहले से सोचकर अनुमान लगाकर चलते हैं। यह कंपनी या फर्म को भविष्य की परेशानियों का सामना करने के लिए सुदृढ़ बनाता है। उदाहरणार्थ, एक कंपनी की बिक्री में 20% की वृद्धि का अनुमान लगाया जाता है, लेकिन हमें यह भी सोचकर चलना होगा कि हो सकता है यह वृद्धि या बिक्री 10% हो या 20 से अधिक 30 भी हो सकती है। तो ऐसी परिस्थितियों का अनुमान लगाकर उसके अनुरूप खुद को तैयार कर सकते हैं।
दूसरा महत्व, यह आकस्मिक परेशानियों से बचाने में भी सहायता करती है, क्योंकि हम कुछ परेशानियां जो हो सकती हैं अपने अनुभव के आधार पर उनका अनुमान लगाकर हम पहले से तैयारी कर सकते हैं। तो हम आकस्मिक होने वाली परेशानियों से यहां पर हम बच सकते हैं। विभिन्न व्यावसायिक कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना भी यहां पर सरल हो जाता है। इसके अतिरिक्त वित्तीय प्रबंधन में कार्य की विस्तृत योजना बनाकर अपव्यय को कम किया जा सकता है तथा क्रियाओं की पुनरावृत्ति व नियोजन में अंतराल को भी कम किया जा सकता है। हम इस तरह की एक तरह का समन्वय बना सकते हैं अपने सभी कार्यों में, यदि हमने पहले से योजना बना रखी है तो। अंत में यह भी कहना गलत नहीं होगा कि वित्तीय नियोजन भविष्य और वर्तमान को जोड़ने का काम करता है। तो बच्चों, यह था वित्तीय प्रबंधन से जुड़ा हुआ एक और अति महत्वपूर्ण विषय वित्तीय नियोजन का, जो कि एक फर्म को भविष्य के बारे में पहले से तैयार करने का काम करता है। तो बच्चों, अभी तक हम यह देख चुके हैं कि वित्तीय प्रबंधन और वित्तीय नियोजन की सहायता से कैसे एक कंपनी अपने वित्त को उचित रूप से प्रबंधित करके उसका उचित और सर्वोत्तम उपयोग करने की कोशिश करती है। हमने वित्तीय प्रबंध के अंदर जो कार्य देखे, उनमें हमने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है। अब आगे के इस बचे हुए अध्याय में हम उन्हीं में से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का पुनरावलोकन करेंगे, उन पर और विस्तृत चर्चा करेंगे। आपको याद होगा, हमने वित्तीय निर्णय में बात की थी कि जब एक कंपनी वित्त का प्रबंधन करने जाती है, वित्त जुटाने जाती है, तो उसके पास दो विकल्प होते हैं। या तो हम वित्त समता के द्वारा जुटा सकते हैं, यानी हम अपने कंपनी के शेयर या अंश जारी करके वित्त जुटा सकते हैं, या हम ऋण लेकर भी वित्त का प्रबंधन कर सकते हैं। अब यह निर्णय जो कि हमने वित्तीय निर्णय के अंदर पढ़ा, यह केवल एक वित्तीय प्रबंधन के अंदर आने वाला छोटा निर्णय ही नहीं, बल्कि एक कंपनी के स्थायित्व, उसके अस्तित्व से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा निर्णय होता है। क्योंकि हर कंपनी, हर फर्म पूंजी से चलती है, तो पूंजी कहां से आएगी, पूंजी के अंदर किस स्रोत का कितना हिस्सा होगा, यह एक बहुत बड़ा निर्णय होता है। इसलिए इस पर यह अनिवार्य हो जाता है कि विस्तृत चर्चा की जाए और बहुत सोच समझकर यह निर्णय लिया जाए। व्यावसायिक अध्ययन के छात्र होने के नाते हम चाहेंगे कि आप सब भी इस बारे में और विस्तार में जानें और समझें कि पूंजी का निर्णय और पूंजी की संरचना का निर्णय कैसे किया जाता है और वो कितना महत्वपूर्ण होता है। जब हम पूंजी संरचना की बात करते हैं तो हमारा मुख्य तात्पर्य होता है हमारी पूंजी में समता और ऋण के मिश्रण से, यानी हमारे व्यवसाय में जितनी पूंजी लगी हुई है उसमें कितना हिस्सा या कितना प्रतिशत कह लें स्वामित्व का यानी समता पूंजी का है और कितना ऋण का है। इसको समझने व देखने के लिए, इसकी गणना करने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुपात बनाए गए हैं, जिसे आप लेखा शास्त्र में भी पढ़ते हैं, जैसे कि ऋण समता अनुपात। इसमें ऋण की राशि को समता की राशि से विभाजित करके देखा जाता है कि समता का कितना हिस्सा ऋण है। इसके अतिरिक्त कुल पूंजी में ऋण का अनुपात भी एक महत्वपूर्ण अनुपात है, जिसमें हम ऋण की राशि को कुल पूंजी यानी ऋण जमा समता की राशि से विभाजित करके यह देखते हैं कि हमारी कुल पूंजी में ऋण का कितना हिस्सा है। इस प्रकार के अनुपातों के माध्यम से यह देखा जाता है कि हमारी पूंजी में ऋण का हिस्सा कितना है और फिर बाकी का समता का हिस्सा कितना है। यदि ये दोनों हिस्से हमारे आवश्यकता या हमारी उपयुक्तता के अनुसार नहीं है तो हमें उससे जुड़े हुए कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं। इसलिए यह देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ऋण और समता दोनों ही प्रकार के निधि स्रोतों का एक फर्म के लिए फायदा और नुकसान दोनों होता है। ऋण की राशि या ऋण का जो स्रोत है वो एक व्यवसाय के लिए कम लागत वाला होता है, क्योंकि जो हमारे ऋणदाता होते हैं उनको जोखिम कम होता है, तो वो कम लागत में भी हमें ऋण दे देते हैं। यानी जो ब्याज हम देते हैं वो सामान्यतः ऐसा पाया गया है कि समता पर भुगतान किए जाने वाले लाभांश के प्रतिशत से कम पाया जाता है, क्योंकि ऋणदाताओं का जोखिम कम है, तो वो बदले में जो हमसे उम्मीद करते हैं कि हम उन्हें ब्याज देंगे वो भी तुलनात्मक रूप से कम होता है। जबकि समता पर व्यवसाय को लाभ होने की स्थिति में अधिक लाभांश देना पड़ता है, क्योंकि समता अंशधारक जो है वो जोखिम ज्यादा उठाते हैं। तो जहां एक तरफ ऋण कम लागत वाला है, लेकिन व्यवसाय के लिए वो अधिक जोखिम वाला भी है, क्योंकि यदि हम ऋण जारी करेंगे तो फिर हमें उस पर ब्याज का एक
निश्चित भुगतान करते रहना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ जहां एक तरफ समता हमारे लिए अधिक लागत वाला है, तो वहीं हमारे व्यवसाय के लिए यह कम जोखिम वाला है। यानी एक व्यवसाय के लिए ऋण सस्ता होता है लेकिन अधिक जोखिमपूर्ण होता है, जबकि समता इसके विपरीत होता है। यह देखते हुए एक व्यवसाय को दोनों के बीच एक संतुलन बनाना होता है, क्योंकि जो हमारी पूंजी संरचना होगी वो हमारे व्यवसाय की लाभदायकता और जोखिम दोनों को प्रभावित करेगी। पूंजी संरचना को सर्वोत्तम तब माना जाएगा जब ऋण और समता का अनुपात ऐसा होगा जिसका परिणाम समता अंशों की मूल्य वृद्धि में हो। यानी अंत में हमें अपने उद्देश्य को याद रखना है। हमारा उद्देश्य अंशधारकों की संपदा में वृद्धि यानी समता अंशों के मूल्य में वृद्धि करना है। वो तभी होगा जब एक व्यवसाय बहुत अधिक जोखिम भरा ना हो, वो अपनी लागतों को ठीक से प्रबंधित कर रहा हो, वह उसकी पूंजी संरचना उपयुक्त हो। पूंजी संरचना उपयुक्त करने के लिए हमें ऋण और समता के बीच एक बहुत विशिष्ट संतुलन बनाना होता है। हमें अपनी पूंजी में कितनी समता राशि रखनी है और कितना ऋण रखना है, ये हमें अपने व्यवसाय की स्थितियों के अनुसार निर्धारित करना होता है। इस अध्याय के अगले भाग में जब हम आएंगे तो हम देखेंगे कि कैसे एक व्यवसाय अपने व्यावसायिक परिस्थितियों, अपने लाभ की स्थितियों आदि को देखकर यह निर्णय लेती है कि हमें अपनी पूंजी संरचना कैसे तैयार करनी है। हम एक बहुत अच्छे उदाहरण से भी इसको समझेंगे। तब तक के लिए आपने पूंजी के दोनों स्रोतों के बारे में जो पढ़ा, जो विभिन्न निर्णयों के बारे में पढ़ा, उसको अच्छे से समझें, उसका पुनः अवलोकन करें, ताकि अगले भाग में जब हम इस अध्याय का समापन करें तो आप कुछ बड़ी रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ सभी बातों का समापन कर पाएं और समझ पाएं। आज के इस भाग में इतना ही। धन्यवाद।